वक्त हमारे समक्ष है श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल के सचिव श्री हरीश जी अग्रवाल और साथी है डॉक्टर राकेश जी केरवार जी और साथ में है रविंद्र बनेरीवाल जी जो कि सी है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी कि अभी इन दिनों जो चर्चा चल रही है कि म्यूकोरमाइसिस, ऐसे जो पेशेंट जो कोरोना से मुक्त हुए हैं जिनकी इम्यून सिस्टम टोटली कमज़ोर हुई है, ऐसे लोग देखा गया है कि म्यूकोरमाइसिस के वो शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका इम्पेक्ट हो रहा है? क्या सिनेरियो है आपके नज़र से उस बारे में? अभी आपने 2-3 महीने से इस डिसीज़ का नाम सभी ने ज़्यादातर चैनल्स पे ज़्यादातर लोगों को देखने हैं, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा डेंजर होने से यह डिसीज़ अभी वैसे एपिडेमिक जाहिर भी हुआ है चीज़ों के लिए। अगर आप इसके कारण जानना चाहते हैं तो जनरली ये जो डिसीज़ है ये मोस्ट प्रॉब्ली कोविड-19 पेशेंट्स में जो हॉस्पिटलाइज्ड है या जिनकी रिकवरी हो चुकी है ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है। ये जो डिसीज़ है वो मॉडरेट टू सीवियर जिनको कोविड इन्फेक्शन होता है वैसे पेशेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। इसका पहला प्रमुख कारण है कि पहले जो इम्यूनिटी है कम हो जाने की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस हैं, ना कि सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस, अदर एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस जैसे अदर फंगस में है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा तक पाया जाता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से। उसका दूसरा कारण है कि हम इस ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को और कम करता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लेने से भी ये डिसीज़ पाए जाते हैं। इसका तीसरा प्रमुख कारण है कि जो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो ह्यूमिडिफिकेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोविड में ज़्यादातर आपने देखा होगा ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन यूज़ होता है और उसमें जो पानी और जो ह्यूमिडिटी उसमें बढ़ती है उस वजह से उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें ये फंगस ग्रो होता है। बेसिकली ये फंगस नाक के नीचे जिसको साइनस बोलते हैं या ऑर्बिटल साइनस में ज़्यादातर पाया जाता है और वहीं पे ये ग्रो भी होता है। तो ये प्रमुख कारण है ये फंगस जो ज़्यादातर अभी पाया जा रहा है उसके। सर ऐसा आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो पर्टिकुलर जो ब्लैक फंगस नाम से ये जैसे चर्चित है, तो इसमें देखा गया कि ये जो पर्टिकुलर ये जो एरिया रहती है जैसे अपना साइनस हो गया या जो अपना ब्रेन का जो एरिया जहाँ क्लॉटिंग निर्माण हो जाता है उसके वजह से, तो उसके वजह से भी लोगों में काफ़ी दहशत है और लोग इतने दहशत में इतने पैनिक में है। और दूसरी बात इसकी जो पर्टिकुलर मेडिसिन जो है और जो दवाइयाँ है या इंजेक्शंस है वो भी अभी दुर्लभ है। और दूसरी बात एक पेशेंट को एक दिन में कम से कम 5 इंजेक्शंस लगते हैं, उस हिसाब से उसका बजट भी बहुत लंबा चले जाएगा। तो अभी जो साथ रोग कानून जो चल रहा है उसमें यदि गवर्नमेंट इसको इन्वॉल्व करते हैं और गवर्नमेंट का कुछ रैशनल कंट्रोलिंग होती है तो ये इजी अवेलेबल रहेंगे क्योंकि इसके पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए ये डिसीज़ जो आया है बेसिकली अगर इसका ट्रीटमेंट लाइन में आप देखे जाए तो एक मेडिकल मैनेज और सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे 2 प्रकार की इसकी ट्रीटमेंट होती है। इस डिसीज़ को हम SOCM बोलते हैं क्योंकि साइनस, ऑर्बिटल और सेरेब्रल ये तीनों फंक्शंस में ये ज़्यादातर अभी पाया जा रहा है। ये लंग्स में भी होता है पर इस अभी जो हमें जो डेंजरस स्ट्रेन मिल रहा है वो नेज़ल नाक के नीचे वाला जो हमारा एरिया है वहाँ पे, आँख के नीचे वाला एरिया और धीरे धीरे जो ब्रेन का एरिया है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। और इसके वजह से जो पेशेंट्स को ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं जैसे नेज़ल ब्लॉकेज, नाक से काला पदार्थ निकलना, आँखों पे सूजन आना, धीरे धीरे उनकी क्षति भ्रमित चली जाना, ऐसे ज़्यादातर न्यूरल सिम्टम्स होने की वजह से इसका डेथ रेट भी 50% पाया गया है। अभी जो हम दवाइयों को और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जब निडल एंडोस्कोपी करते हैं जिससे हमें उसका ब्लैक स्टार दिखता है उसी और MRI ये 2 उसकी जांच की जो मेन प्रमुख साधन है जिससे हमें समझ आता है कि ये इस प्रकार का हमें उनको डिसीज़ हुआ है करके। अगर ये डिसीज़ बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है तो हम लोग उनका नेज़ल डिब्राइवमेंट करके कम से कम इनिशियल स्टेजेस में उसको हम कर सकते हैं। मगर ये अगर एक्सटेंसिव ऑर्बिटल और ब्रेन तक चला जाता है तो बहुत उनको बड़ी सर्जरी, खर्चा और दवाइयाँ ये सब ज़्यादा लगते हैं। तो हम अभी सभी से यही बोलना चाहते हैं कि प्रिवेंशन करना, सही से ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और जो दवाइयाँ आपने अभी जिक्र किया था वो दवाइयाँ भी पहले ये थी पर धीरे धीरे सरकार भी उसके ऊपर विचार कर रहा है
और मुझे लगता है जल्दी इसके ऊपर कोई विचार विनिमय करके ये दवाइयाँ भी कम से कम दामों में हम पेशेंट्स को दे पाएंगे। अभी हम जो दवाइयाँ वो नहीं दे पा रहे, तो उसकी जो दूसरी सब्सटीट्यूट्स है प्लास्टोफम्बिन वगैरह करके, उनको हम लोग अभी उस पर ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कुछ सुधार भी पेशेंट्स में आया हुआ है। श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी श्री हरीश जी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना जो पीक पे था उस समय अपना जो हॉस्पिटल ने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए, कई तरह का अपना आईसीयू रूम से लेके हर तरह की सुविधाएं दी है, जबकि डिस्काउंट भी काफ़ी लोगों को दिया हुआ है। अब जबकि लोग कोरोना से मुक्त हो गए, काफ़ी लोग अच्छे रिकवर होके गए अपने हॉस्पिटल से, तो ऐसे लोगों में एक अंदेशा ये है कि उनको कल चल के मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है, ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस का ये डिजीज़ हो ना जाए। तो सपोज ऐसे पेशेंट में कभी इस तरह का कुछ कंप्लेंट आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आपका जैसा हॉस्पिटल चैरिटी हॉस्पिटल है, तो उसके लिए आगे की आपकी क्या तैयारी, क्योंकि ये सेकंड वेव में आ रहा है। ठीक बात, ठीक। किस तरह का आप सुसज्जित करोगे बेड उस बारे में? ये अभी हमने ऑलरेडी जो हमारे 140 बेड तक हम पहुंच गए थे जो कि कोविड में थे, उसमें से ऑलरेडी 35 से 40 बेड हम लोग नॉन कोविड में लेके आ गए हैं। ये नॉन कोविड फॉलोअप हमने यहाँ पर सिस्टम चालू किया है, जिसके अंदर कोविड होने के बाद उसका फॉलोअप, यानी जो कोविड होने के बाद उसमें जो पल्मोनोलॉजी, ये जो ईएनटी, जो म्यूकोरमाइकोसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, और डायबिटीज, ये तीन ज़्यादातर रोग जो है वो पेशेंट्स को लगते हैं। तो तीनों के लिए हमने अलग अलग स्पेशल डिपार्टमेंट अभी वहाँ पर चालू किए हैं, ताकि कोविड पेशेंट्स का हम फॉलोअप ले सके। और जैसा कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल हमेशा करता है, ये सभी सुविधाएं एक रीजनेबल रेट के ऊपर हम उपलब्ध कराते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जो है इसका लाभ मिले, इसके लिए हम हमारी हमेशा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका जो है लाभ मिले और कम दामों पर उनको अच्छा इलाज उपलब्ध। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक इकोनॉमिकल रेट्स में हर तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया है चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के नाते, तो अब जैसे कोरोना के जो पेशेंट है जो मुक्त हो चुके हैं, उनका रिहैबिलिटेशन जो पैकेज और भी जो हॉस्पिटल ने शुरू किया हुआ है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने अब तक शुरू कर चुका है, तो उसी के धरती पर आपका कुछ ऐसा लेस इकोनॉमिकल कुछ पैकेज रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हम दे रहे हैं। उसमें हम जो है फिजियोथेरेपी जो है, जैसे मैंने बताया आपको, जो लंग्स के ऊपर जो कोविड निमोनिया जिसको बोलते हैं, उसका इलाज करना, जो म्यूकोरमाइकोसिस के यदि कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनका भी हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। और जो है इसके साथ साथ डायबिटीज, तो ये सभी मर्जों के इलाज जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध होंगे, हैं आज भी। हम रविंद्र गनेरवाली जी से जानना चाहेंगे, जो कि एडमिन है CA भी है सर, आप पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, तो आप हमें बताइए कि इस तरह के जब पेशेंट्स का ऐसा लॉट आता है और आगे चल के किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह की और भी सुविधा आप पेशेंट्स को देने जाओगे, उस बारे में बताइए। देखिए, हमारा जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हम लोग शुरू से ही चैरिटी में ही लगे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्वालिटी सर्विस दें। पहली बात ये, हमारे यहाँ की जो सर्विस है वो हाई क्लास हॉस्पिटल के लेवल पे हम लोग सर्विस देते हैं, उसमें हर वर्ग को हम सर्विस देते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं, चैरिटी देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब मल्टी स्पेशलिटी है तो हम हर लाइन की सर्विस उनको दे सकें और उचित दामों में दे सकें। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, नागपुर में सबसे सस्ती सर्विसेज हम लोगों ने प्रोवाइड करी। इस बार भी हम लोग कोरोना के बाद की जो ज़रूरत है आफ्टर कोविड, उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है या आफ्टर कोविड के लिए जो करते हैं, उन मरीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या डाइटरी रखना है, कैसे मेंटेन करना है। प्लस उनको जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको बाकायदा हम लोग चेक करते हैं, चेक करके उनको फिर फर्दर बताते हैं कि कोई डेवलपमेंट कुछ हो जाए तो हम लोग उसको ठीक कर सकें। इसके लिए हमारे यहाँ चैरिटी डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, जिसमें अगर कोई एलिजिबल है तो अपना वो फॉर्म भर देता है, और फिर उसके बाद जो हमारी कमेटी है उसको चेक करती है, चेक करके उनको ऊपर अगर उनको दिया जा सकता है तो उनको हम लोग डिस्काउंट भी करते हैं और चैरिटी भी देते हैं। इसके अलावा जितने भी दाम हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब हम लोग उनको बाज़ार में सस्ते दाम पे उपलब्ध कराते हैं।
डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गनेरीवाल जी ने आपने डेवलपमेंट का पूछा, तो उसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रिसेंटली 2 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास किया है। ये हॉस्पिटल देखिए 1991 का बना हुआ है। जाहिर बात है कि जो नए हॉस्पिटल बनेंगे उनका जो रख रखाव और जो चीज़ें होंगी, बाथरूम्स होंगे, जो पेंटिंग होगी, जो सीलिंग होगी, वो सब चीज़ें हमारे से कुछ बेहतर आज दिखाई देती हैं। लेकिन हम भी उसी स्तर तक पहुंच सके और हम भी उसी स्तर की इक्विपमेंट और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने इनिशियली 2 करोड़ रुपए का बजट, जिसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं, ये आज प्रोवाइड किया है और 6 से 8 महीने के अंदर हम इस हॉस्पिटल को पूरा रिनोवेट कर देंगे। और क्या डेवलपमेंट, और इसके अलावा और भी क्या क्या डेवलपमेंट्स इसके अलावा हम यहाँ पर जो है हमने अभी अहमदाबाद के फेमस शेल्बी हॉस्पिटल है, डॉक्टर विक्रम शाह हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है नी सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। तो वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमने उनसे टाई अप कर लिया है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शेल्बी हॉस्पिटल के लोग हमारे यहाँ आके करेंगे। इसके अलावा हर एक फील्ड में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, उसमें हर एक फील्ड में हम लोग अलग अलग बड़े बड़े जो है जानकार लोगों से और विशेषज्ञों से हम लोग टाई अप कर रहे हैं और यहाँ पर हम उनका टाई अप करके अच्छे नाम जो है हिंदुस्तान के अंदर, उनको यहाँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल में लेके आएंगे और उनकी सेवाएं जो है हम यहाँ की पब्लिक को